हेलो गाइस, न्यू कोरियन मूवी लेकर आ गई हूँ जिसका नेम लव रिसेट है। और हमें मूवी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड नारा दिखाई जाती जिसकी शादी हो रही थी, पर उसकी पसंद की शादी नहीं थी। वो खुश तो दिखाई दे रही होती है पर अंदर से खुश नहीं होती। उसका जो बॉयफ्रेंड हमारा मेन लीड जोंगल उसकी याद में रो रहा होता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती है। यही सब दुख अपने दोस्तों को बैठ कर सुना रहा होता है, तो उसके दोस्त भी यही कहते हैं कि जाकर उसकी शादी रुकवा देना, चला जा उसकी शादी में। पर जोंगल की तो ये भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो उसकी शादी को जाके रुकवा दे। और यहाँ नारा भी उसके आने का वेट कर रही होती है कि वो कब यहाँ पर आएगा और उसको यहाँ से भगा कर ले जाएगा। अब वो तो यहाँ पर आता नहीं, पर खुद ही नारा सोचती है कि मुझे यहाँ शादी से भाग कर जाना होगा। और यहाँ जोंगल भी सोच लेता है कि मुझे उसकी शादी जाकर रुकवानी होगी। यही सोचकर निकलने लगता है, पर भूत की तरह नारा उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसे देखकर तो ये वैसे डर जाता। नारा भी इसे आकर यही कहती है कि भाई टैक्सी जो खड़ी है ना, उसको जाकर पहले पैसे देकर आओ, फिर आकर मुझसे बात करना। अब वो जैसे पैसे देकर आता है तो उसे आकर कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हें लेने के लिए जा रहा था। और बाकी उसके दोस्त वगैरह भी उसका साथ में साथ देने लगते हैं कि हाँ हाँ ये सच कह रहा है। फिर जाकर नारा इस बात पर यकीन करती है, कहती कि आइंदा से तुम जल्दी आना। तो आगे से स्माइल करके कहता है कि हाँ ठीक है। जोंगल जो नारा की मॉम से मिलने के लिए आया था, नारा उसको कॉल पे यही कह रही होती है कि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, जैसे कि एक नेबर वाली आंट हो। अब ये तो नारा की बात पर यकीन करके उनके पास चला गया था और उनका बिहेव जोंगल के लिए काफी सख्त था। पर जोंगल भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। वो भी जोंगल को देखकर कहती है कि मैं भी ये देखने के लिए आई हूँ कि किसके लिए मेरी बेटी ने अपनी शादी को छोड़ दिया। वो उससे उसकी जॉब पूछते पर वो बताता है कि मैं अभी कोई भी जॉब नहीं कर रहा, जिससे उन्हें ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इसके पास ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई अच्छी पढ़ाई है, तो ये इनकी बेटी के साथ क्या ही करेगा। इसीलिए कुछ पैसे वगैरह देने लगती है। वो तो उनके पैसे वापस कर रहा होता है कि मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, पर वो तो आगे से कहती है कि इसे तुमने घर को लेना है जहाँ पर तुम मेरी बेटी को रखोगे। अब वो तो फौरन से पैसों को ले लेता है और ये शौक भी लगा होता है कि नारा की मॉम इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। पर उनकी आखिरी एक शर्त ये थी कि नारा के डैड को मनाना होगा। ये सुनकर जोंगल जैसे ही अपनी मदर इन लॉ को मदर इन लॉ कहता है तो वो तो फौरन से उसे मना कर देती है कि मुझे ये नहीं कहो। अगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब मैंने तुम्हें अपने घर का दामाद नहीं बना लिया, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं और ना मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ। अब जोंगल अपने फादर इन लॉ के सामने पहुंच चुका था, जो इस पर काफी गुस्सा होते, इसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे होते। वो तो उसे मारने को पड़े होते, पर आगे से आकर नारा अपने डैड को रोक रही होती है, पर उसके डैड तो उसके कहने पर भी नहीं रोक रहे होते और उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं कि तो मेरी बेटी हो। पर नारा जोंगल को बचाने के लिए कह देती है कि मैं आपसे भी ज्यादा जोंगल को लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो उसके डैड बिल्कुल वहीं पर रुक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सबको पता लग चुका था कि अब इसकी खैर नहीं है। वो तो अंदर से गन उठा कर ले आए थे इसको हमेशा के लिए इस दुनिया से भेजने के लिए, पर यहाँ पर भी नारा आगे आकर जोंगल को बचा ही लेती है। अब ये वाला टेस्ट क्लियर होने के बाद फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती, जहाँ पर नारा के मॉम डैड तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इन दोनों की शादी के लिए, पर फिर भी अपनी बेटी की शादी पर आकर बैठे होते हैं। और दूसरी तरफ जोंगल की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोनों की शादी होने के बाद मैरिज फोटोशूट भी हो जाता और उसी एक पिक को इन्होंने घर पर भी लगा लिया था। और यहीं से इनकी लड़ाई का स्टार्ट होता है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। छोटी छोटी बात पर इनकी हमेशा लड़ाई रहती थी। नारा अपना काम तो करती थी, पर काम से वापस आकर बस एक जगह पे बैठकर काम करती थी और खाती पीती थी और बर्तन वगैरह जोंगल को धोने पड़ते थे। अब दोनों अपना डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर कोर्ट वाले बैठकर इनकी बातें सुन रहे होते हैं। वहीं पर हमें इनकी हर एक छोटी छोटी लड़ाई के बारे में पता लग रहा होता है और दोनों की लड़ाई की बातें सुन सुनकर तो कोर्ट में बैठे सभी लोगों को हंसी आ रही होती है कि किस तरह के लोग आ गए हैं यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए। अगर ऐसी बातों पर डिवोर्स ही लेना था तो इन्होंने शादी क्यों की। नारा अपनी दोस्तों के पास होती है और उन्हें जोंगल के बारे में एक एक बात बता रही होती है, और इधर जोंगल अपने दोस्तों के पास होता है, उन्हें एक एक बात बता रहा होता है नारा के बारे में। यहाँ तक कि इन दोनों के दोस्त भी इनकी बातें सुन सुनकर तंग आ चुके थे। और एक दफा खाने के टेबल पर जोंगल नारा से यही कहता है कि मैं अपनी दोस्त को कुछ पैसे देना चाहता, पर नारा ने उसे मना कर दिया था। अब जाते हुए भी नारा उससे दोबारा से पूछती है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं, तो वो कहता है कि नहीं मुझे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चला तो गया था और रात में लेट वापस आता पता लगता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वापसी भी ये पैदल चल कर आया इतनी सर्दी में। और हर बार नारा को उसको याद करवाना पड़ता है कि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं और तुम बिल्कुल अनएम्प्लॉय पर्सन हो। और ये भी नारा के मुंह से आए हुए चावलों को खा भी लिया करता था। इन्हीं सब बातों को बताते हुए नारा ने तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और नारा की साइड की स्टोरी से ये भी पता लगता है कि जोंगल के मॉम डैड भी इतने अमीर नहीं थे, यहाँ तक कि उनके घर पर जो चीज भी यूज होती थी वो थोड़ी थोड़ी की जाती थी ताकि जल्दी खत्म ना हो। और यही सब कुछ नारा को भी जाकर करना पड़ रहा था, पर हर बात पर उसको यही सुनने को मिलता था कि तुम तो एक अमीर फैमिली से आई हो ना, तो तुम्हें कैसे पता हो कि क्या चीज कितनी यूज करनी है। और नारा यही सब कुछ सुनते सुनते तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम तो घर पर आकर भी चीजों को बाई फेंक रही होती है। और अपने घर पर आने के बाद भी उसको यही बात सुनने को मिलती है कि तुम तो अमीर फैमिली से हो ना, तुम तो चीजों को वेस्ट करती हो। और इनके साथ में काफी फनी बातें भी होती है, जिसमें एक ड्राई का भी इंसिडेंट होता है, जिसमें जोंगल की मॉम ने ड्राई मशीन को दुनिया से खत्म कर दिया था कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। और सभी लोग जो बाहर बैठे उनका वेट कर रहे होते हैं, वो तो ये सुनने
के बाद बिल्कुल शौक हो गए थे, वो भी एक छोटी बच्ची के मुंह से। उसकी बातों को सुनने के बाद जंगल भी कहता है कि ये अपने हेयर वॉश नहीं करती और इसके हेयर से स्मेल आती है। फॉर एग्जाम्पल, नारा ने एक दफा काफी ड्रिंक कर ली थी और जब घर पर वापस आती है तो जंगल के साथ काफी रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है, पर जंगल उसे अपने से दूर कर रहा होता है। एक तो उसे उसके पास से स्मेल आ रही होती है, ऊपर से उसने ड्रिंक की हुई थी। यहाँ तक कि नारा जब उसे किस करती है तो वो उसे किस भी नहीं करने देता और अपने से दूर कर देता है। और नारा ये बात सुनने के बाद सबको ये बात बताती है कि ये लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है अपने ऑफिस में। जो भी इसको यंग लड़की नजर आती है वो अगर इसके साथ फ्लर्ट करती है तो इसको उसके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल सच थी। जंगल कहाँ चुप होने वाला था, वो भी इसकी बात बताता है कि किस तरह एक लड़का इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था जब ये ड्रिंक करी थी उसके साथ बैठकर। मेरा तो उसे देखकर वैसे दिल कर रहा था कि मैं उसे मार ही दूं। जंगल इतना कम नहीं बताता बल्कि एक और बात बताता है कि मेरा एग्जाम था, उससे एक रात पहले मैं मुश्किल से सोया था। भी आकर उस रात नारा ने उसे कितना तंग किया था और ठीक से सो भी नहीं पाया। जब सुबह में उठता है तो घर पर आग लगी होती क्योंकि नारा उसके लिए खाना बना रही थी, जो वो बनाते बनाते खुद ही सो गई। अब ये साथ में नारा को भी उठा रहा होता है और उस आग को भी कम करने की कोशिश में लगा होता है कि कहीं पूरा घर ही ना जल जाए। और इसी कोशिश में वो अपने एग्जाम से भी लेट हो जाता है और दोनों की फिर से लड़ाई कोर्ट के लोगों के सामने स्टार्ट हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने इन दोनों को 30 डेज का टाइम दिया था कि 30 डेज के बाद उन दोनों की डिवोर्स हो जाएगी अगर आप लोग चाहते हुए तो। अब दोनों ये बात सुनने के बाद बाहर आ गए थे, पर दोनों की इस बात पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि 30 डेज का टाइम कुछ भी नहीं है, देखना हम दोनों की सच में डिवोर्स हो जाएगी। अब दोनों जब थोड़ा और आगे जाते हैं कार को ढूंढने के लिए, तभी जंगल उसके हाथ से कार की चाबी को पकड़कर भाग जाता है कि कार ड्राइव मैं करूंगा तुम नहीं। अब नारा को भी उसके साथ ही चुप करके बैठना पड़ता। दोनों जब साथ में घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और इसी लड़ाई की वजह से दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ से रियल वाले 30 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों को हॉस्पिटल में होश भी आ गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देखते बल्कि दोनों के मॉम डैड उनके पास होते हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दोनों कुछ भी नहीं बोलते और दोनों की फैमिलीज आपस में लड़ी जा रही होती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। इसी में जंगल अपनी मॉम को चुप करवाते हुए पूछता है कि आप कौन हो। अब उसकी मॉम तो एक सेकंड के लिए शौक होती है, फिर कहते हैं कि ऐसा मजाक नहीं करो, तुम्हें क्या हम याद ही नहीं है। और यही बात कंफर्म करने के लिए वो नारा की तरफ जैसी आती है तो नारा तो उनसे काफी डर जाती है और चीखे भी मारने लगी थी। अब डॉक्टर से बात करने से पता लगता है कि इन दोनों की मेमोरीज लॉस हो चुकी है और कभी भी किसी भी टाइम पर वापस आ सकती हैं। और डॉक्टर की बातों से पता लगता है कि वो तो ड्रामास के बहुत ही बड़े फैन थे, यहाँ तक कि हर चीज को बस ड्रामा के साथ मिला देते थे कि उसकी स्टोरी में ये सब कुछ देखा था ना और आपके साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ नारा और जंगल दिखाए जाते जो दोनों अपना आराम से रेस्ट कर रहे होते, तभी उन्हें नर्स से पता लगता है कि ये दोनों तो कपल हैं। ये सुनकर नारा तो शौक होती है, पर जंगल अपने आप पर प्राउड फील कर रहा होता है कि तुम्हें इतनी प्यारी लड़की कहाँ से मिल गई। जबकि नारा उसके मुंह पर कहती है कि मुझे क्या यही मिलना था। तो वह कहता है कि क्या तुमने मुझे गाली दी। तो वह कहती है कि नहीं, मैंने क्यों देनी है, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। जंगल तो अपनी शादी से इतना खुश था कि बाहर आकर बैठकर बस वेडिंग फोटोशूट देख रहा होता है। ऊपर से एक स्टोन आता है, उसे देखने के बाद पता लगता है कि दूसरी तरफ से भी एक स्टोन आ गया था, जो असल में किसी और ने नहीं बल्कि इसके मॉम डैड ने इसके सर पर मारा था ताकि इसकी मेमोरीज वापस आ जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा उसके सर पर चोट लग गई थी। और फिर वहाँ से सबके जाने के बाद वो अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट डेट थी। ये देखकर वो सोचा होता है कि ये डेट किस चीज की हो सकती है। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो नारा को बुलाता और सबसे पहले उसे सॉरी करता, कहता है कि सर पर चोट लगने की वजह से मेरा एक्सेंट भी चला गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने बोलना कैसे है, पर मेरे मोबाइल पर एक इम्पोर्टेंट डे है। तो क्या तुम्हें पता है कि वो इम्पोर्टेंट डे क्या हो सकता है? क्या पता वो हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो वो उससे यही कहते हैं कि शायद हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो। वो भी ये सुनकर खुश हो जाता है, पर इससे पहले ही उन्हें इस बात का पता लग जाता है, वो भी नारा की सिस्टर नामी से, कि तुम लोगों की कोई भी मैरिज एनिवर्सरी नहीं थी बल्कि डिवोर्स का डे है, क्योंकि कोर्ट ने तुम दोनों को 1 मंथ का टाइम दिया है। ये सुनकर नारा तो खुश हो जाती है कि ये तुमने अच्छा फैसला लिया था, पर जंगल काफी दुखी हो जाता है कि क्या मतलब, ऐसा नहीं हो सकता। पर नामी यही कहती है कि अगर ऐसा ना होता तो तुम दोनों ने तो वैसे ही लड़ लड़ के एक दूसरे को मार देना था। अच्छी बात है तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया और अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुई, वैसे वो तो जल्दी हो जाएगी। जंगल तो बेचारा सदमे में जा चुका था। और यहाँ नारा की मॉम और जंगल की मॉम दिखाई जाती जो दोनों डॉक्टर के पास आई होती। डॉक्टर से पता लगता है कि कल दोनों को ही डिस्चार्ज दिया जा रहा है, पर दोनों डिस्चार्ज का सुनते साथ ही कहने लगते हैं कि मैं अपने बेटे को अपने घर पर ले जाऊंगी, और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर पर ले जाऊंगी। पर डॉक्टर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद यही एडवाइस देते हैं कि उन दोनों की शादी हुई है तो उन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। उनकी मेमोरी चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। जब तक इन दोनों की मेमोरीज वापस नहीं आ जाती तब तक ये दोनों साथ ही रहेंगे। अब दोनों को डॉक्टर की बात माननी पड़ती है, इसी वजह से एक दूसरे को गुस्से से देख रही होती है कि हमें एक दूसरे का फिर से सामना करना पड़ेगा। और दोनों में थोड़ी सुलह भी हो गई थी कि चलो ठीक है, ये एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं, पर जैसे इनकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी तो दोनों इलादा हो जाएंगे और हम दोनों को इनकी हेल्प करनी होगी इनकी मेमोरीज को वापस लाने में। नारा की मम्मी सभी को अपनी कार से लेकर जा रही होती है और साथ में उनकी बेटी भी बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी से कहती है कि जब तक इन दोनों की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इनके साथ रहोगी। वो बेचारी तो अपनी मॉम को मना करने लगती है कि नहीं मॉम, मुझे इनके साथ नहीं रहना, पर अपनी मॉम की गुस्से की वजह से वो फौरन से मान जाती है। बट नारा का दिल नहीं कर रहा होता है कि वो
जंगल के साथ है। जंगल तो इस बात से खुश था कि वो दोनों साथ रह रहे हैं। यहाँ पर नारा की मॉम भी उसे यही कहती है कि तुम्हें इसके साथ ही रहना होगा। अब जैसे वो लोग घर पर पहुँचते हैं तो नामी उनके लिए डोर ओपन करती है और कहने लगती है कि अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों के डोर का पासवर्ड पता था, वरना हमने इस घर के कभी भी अंदर नहीं आ पाना था। नारा की मॉम तो उनके घर का हाल देखकर हो जाती है कि इन दोनों ने कितना गंद मचाया हुआ था। और नारा तो खुद अपने घर को देखने के बाद शौक थी कि ये क्या मेरा घर है और क्या मैं अपने घर पर इतने गंद मारा करती थी। और फिर दोनों साथ में अपनी वेडिंग पिक को देख रहे होते हैं जिस पर दोनों ने साथ में मिलकर उसका बुरा हाल किया हुआ था। नारा की मॉम नामी को साइड में एक रूम में लेकर आने के बाद सब कुछ उसे समझा रही होती कि तुमने अपनी सिस्टर पर नजर रखनी है, कुछ भी उसे नहीं करने देना, हमने इन दोनों का डिवोर्स करवाना है और तुमने उन पर नजर ना रखी तो फिर देखना तुम्हारा हाल क्या होता। वो बेचारी अपनी जान पर रो रही होती है कि मुझे वापस लेकर जाए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना इनके साथ। पर उसकी मॉम उसको जबरदस्ती यहाँ पर छोड़ गई थी। अब उनके वहाँ से जाने के बाद तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते और नारा तो अभी भी नामी को उसके उल्टे कामों पर ऐसी ही मारी होती जैसे कि पहले उसे मारा करती। तो नामी को भी इस चीज की आदत थी अपनी बहन से मार खाने की। पर जंगल को ये सब देख देख कर कुछ हो रहा होता है कि इस तरह मारो तो नहीं। अब रात का टाइम होता है तो जंगल को बाहर ही सोना पड़ता है रूम से, क्योंकि दोनों का एक रूम में सोना मना था। अब बेचारा रात में वॉशरूम करने के लिए उठता है पर नामी को देख कर ही डर जाता है। और नामी भी इससे पूछते है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो वो कहता है कि वॉशरूम जा रहा था। तो फिर जाकर वो उसे जाने की परमिशन देती है। और अब 20 डे आ चुका था जहाँ पर दोनों को एक जगह पर बिठा दिया जाता और इनके फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था पार्टी में, क्योंकि दोनों के मॉम डैड बस यही चाहते थे कि इनकी मेमोरीज किसी न किसी तरह वापस आ जाएं, चाहे पुराने दोस्तों से या किसी भी चीज से। और इनका ये वाला मिशन भी नाकाम हो जाता है क्योंकि किसी भी चीज से उनकी मेमोरी वापस नहीं आ पाती और उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। और खाने के टाइम पर जंगल के दोस्त उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारी वाइफ ड्रिंक करने के बाद क्या करती है और तुम भी ड्रिंक करने के बाद उसके साथ कैसे हो जाते हो। अब वॉशरूम में जब आते हैं तो अपने एक दोस्त से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि नारा और मैं कैसे मिले थे एक दूसरे से। तो वो उसे फुल स्टोरी बताता है कि पहली बार तुम दोनों क्लब में मिले थे जहाँ पर मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट उसके साथ फिक्स की थी। मतलब ऐसे ही तुमने उस लड़की के साथ जोड़ दिया और तुमने भी उस लड़की को ऐसी स्माइल दी कि वो बेचारी वहाँ से डरकर ही भाग गई। और जिस लड़के के साथ वो जाकर बैठी थी उसके साथ बैठकर उसे काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, यहाँ तक कि उसके गले में कुछ फंस जाता है जिसे देखकर तुम जल्दी से निकाल तो देते हो पर उसकी हालत ठीक नहीं होती। ये देखकर तुम तो हीरो ही बन गए थे और अपनी बैग पर उठाकर उसे ले जाते हो और फिर उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और उसने तुम्हें देखा भी नहीं था। और 2 महीने बाद तुमने उसको देख लिया, वो भी एक स्टेडियम में जहाँ पर वो डांस करी होती है पागलों की तरह। तुमने तो वहाँ पर उसको देखते ही पहचान लिया था। और एक बस स्टॉप पर जब नारा होती है तो तुम उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाते क्योंकि वो बारिश में भीग रही थी। और जैसे उसने तुम्हें देखा तो उसे याद आ गया कि तुम कौन से वाले लड़के थे जो उस दिन उसे बार में मिला था और फिर तुमने उसकी जान भी बचाई थी। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी लेकर जा रहे थे उसे राइड दी फ्री की। और रास्ते में जाते हुए ही तुमने नारा के साथ एक बॉल देकर फ्लर्ट स्टार्ट कर दिया था और उसने भी तुम्हारी आदतों को देखकर डायरेक्ट तुम्हारा नंबर ही मांग लिया। तुमने भी जल्दी से उसे अपना नंबर भी दे दिया। 15 डेज हो चुके थे और जंगल की मामू ने एक और जगह पर लेकर जा रही थी ताकि उनकी मेमोरीज वापस आ जाए। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो भी इन दोनों को हिप्नोटाइज कर देती और इनसे याद करने को कहती है कि अपने पास को याद करो। अब ये दोनों भी अपने पास को याद कर रहे होते और जंगल को भी कुछ कुछ बातें याद आ रही होती है और अपने आप को बुरा कह रहा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। और नारा को भी जो बातें याद आ रही होती है वो भी उसे बता रही होती है कि जिस दिन मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही थी और आग लग गई थी, तुम अपने टेस्ट के लिए भी लेट हो गए। अब जंगल को भी इन बातों के बारे में पता लग चुका था, वो तो ऐसे ही नारा पर गुस्सा था। और इस सेशन के बाद डॉक्टर उन दोनों को कहती है कि अब दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करो और थैंक्स भी बोलो कि किस तरह दोनों एक दूसरे की केयर करते हो। जंगल तो उसे थैंक्स कह रहा होता है कि मैं ऐसी तुम्हें गलत समझता रहा पर तुम तो मेरी केयर कर रही थी। वो भी कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं। ये सब देखने के बाद नारा की मॉम जंगल की मॉम से यही कह रही होती है कि थैंक्स तुम्हारा जो तुम इतना अच्छा डिवोर्स करवा रही हो उन्हें सब कुछ याद करवाने के बाद, और वो भी बुरी मेमोरीज नहीं बल्कि अच्छी अच्छी मेमोरीज। अब वो भी चुप हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ मैं भी तो यही चाहती थी। फिर अपने आप को रोकते हुए कहते हैं कि इनका रिलेशन बुरा भी हो जाएगा। अब ये दोनों डॉक्टर के पास भी आ चुके थे जहाँ पर आने के बाद डॉक्टर उन दोनों को यही कहते हैं कि दोनों को उनके काम की जगह पर भेजो, वहाँ पर जाने के बाद शायद इनकी मेमोरीज वापस आ जाए। अब जंगल काम करने के लिए तो पहुँच जाता है पर उसको ये तक भी याद नहीं होता कि डोर किस तरह ओपन होता है उसके ऑफिस का। और फिर अपने बॉस के ऑफिस में पहुंच जाता है जो इसे पता भी नहीं होता है कि इसका बॉस कैसा दिखता है। पर जो भी उनके ऑफिस में होता है उनसे बातें वगैरह करने लगता है। वो भी बड़े अच्छे से ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे कि वो सच में सीईओ, पर पता लगता है कि वो तो क्लीनिंग करने वाला था। और जैसे उसका रियल बॉस आता है तो वो उसे वहाँ से भेज देता है कि क्या तुमने सफाई कर ली। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर ली। अब जंगल तो ये देखकर शौक हो गया था कि जिससे मैं बातें कर रहा था वो बॉस भी नहीं था बल्कि कोई और था। उसका बॉस आकर जंगल के साथ बातें करने लगता है, कहने लगता है कि अगर तुम्हारी मेमोरीज चली गई है तो तुम्हें पहले अपने आप को ठीक करना होगा, फिर ही तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तो ठीक होगा यहाँ पर काम करने के लिए आ जाना। ये कहकर वो जंगल को जाने को बोलता है। जंगल भी बाहर जाने के बाद भी अपने बॉस से दोबारा से पूछता है कि क्या आप सच वाले सीईओ हो ना। वो तो इसे यहाँ से डांट कर भगा देता है। अब इधर नारा दिखाई जाती है जो अपने काम के लिए जा रही होती है। बस स्टॉप पर उसे एक जानने वाला तो मिल जाता है जो नारा को जानता था, पर नारा उसे नहीं जानती थी। वो नारा से यही बात कर रहा होता है कि कितनी बुरी बात है ना, एक मैरिड पर्सन के साथ आपका एक स्कैंडल बन चुका है, सभी लोग
मुझे और तुम्हें एक साथ समझ रहे हैं। अब ये बात सुनकर नारा कहने लगती है कि तभी तो मैं बोलूं कि सब कुछ मुझे अजीब अजीब क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर खैर इस बात को छोड़ो, उससे हैंडशेक करते हुए कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा पर मैं दोबारा तुमसे ना मिलूं। वो भी उसे थैंक्स करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। आई थिंक उस बेचारे को पहले कभी कोई मुंह भी नहीं लगाता था, पर नारा ने आज उसे मुंह लगा लिया था। और इधर हमें नारा की सिस्टर घर पर दिखाई जाती है जो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और नारा भी बैठकर अपना काम वगैरह कर रही होती है। उसे दूर से बैठकर जंगल भी देख रहा होता है। अब नारा जैसे उसे देखती है तो वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। ये देखकर नारा सोचने लगती है कि यार ये कितना क्यूट है। जंगल ने ये बात सुन ली थी और पूछने लगता है कि तुमने क्या बोला। तो वो उसे यही कह रही होती है कि मैंने बस यही कहा कि तुम अभी भी क्यूट हो। ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि इसने मुझे क्यूट बोला। और इसी तरह 30 डेज में से सिर्फ 10 डेज बाकी रह गए थे और एक दिन दिखाया जाता है कि जंगल पहले वॉशरूम में होता तो नारा भी वॉशरूम में आ जाती है, जो बिल्कुल भी ये बात नोट भी नहीं करती कि जंगल भी है। यहाँ तक कि ब्रश पर टूथपेस्ट भी लगवा लेती है। और जंगल ने भी उसे नाइट ड्रेस में देख लिया था। अब ये भी चुप करके अपने रूम में वापस आ जाती है। और उसके वहाँ से बाहर जाने के बाद जंगल को भी होश आती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। तो वो तो वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपनी शॉर्ट्स को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पर है। और वो किसी और ने नहीं पकड़ी होती बल्कि नारा ने पकड़ी हुई थी। वो उसे लेकर अपने रूम में चला गया था और नारा भी ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करती।